प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इकाई 7 में लगी हुई है कहानी लेकर आए हैं कानों में कंगना, जो कि राजा राधिका रमन सिंह द्वारा यह लिखित है। बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए देख लेते हैं इस कहानी को। और आज से मैं अपने वीडियो में कुछ न्यू ऐड करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँगी उसी से रिलेटेड आपके लिए 3 सवाल होंगे, उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आप वहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाते हैं, राइट आंसर दे पाते हैं तो ठीक है, वरना मैं वहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन आंसर बता दूँगी। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हमारी वो 3 सवाल। हमारा पहला सवाल प्रश्न है, कहानी में भावमूलक आदर्शवादी परंपरा की नींव डालने वाले कहानीकार का नाम बताइए। पहला सवाल है, पहला प्रश्न है कि कहानी में भावमूलक आदर्शवादी परंपरा की नींव डालने वाले कहानीकार का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी को जन जीवन से जोड़ने का श्रेय किसे जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ प्रश्न, कहानी को जन जीवन से जोड़ने का श्रेय किसे जाता है। फिर प्रश्न नंबर हमारा 3 है, किसी भी कहानी की आत्मा किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, किसी भी कहानी की आत्मा किसे माना जाता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में देना है, वहाँ मैं आपके आंसर को राइट आंसर यहाँ मैं बता दूंगी। चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। आज हमने कहानी लिया है कानों में कंगना। ये इकाई 7 में लगी हुई है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1913 ईस्वी है। इसके लेखक हैं राजा राधिका रमन सिंह, जो कि इनका जन्म समय है 1880 से 1971 ईस्वी दिया गया है। फ्रेंड्स बता दूं, कहीं कहीं पर इनका जन्म समय 1890 भी दिया रहता है, 1890 से 1971 ईस्वी। ठीक है, पहले हम कुछ बात कर लेते हैं लेखक के संबंध में। कथा लेखन में अपनी अत्यंत लुभावनी शैली के कारण हिंदी कथा साहित्य में लेखक ये अपनी शैली सम्राट के रूप में स्मरण किए जाते हैं। कहानी किस प्रकार पाठकों को आरंभ से अंत तक पढ़ने के लिए विवश कर सकती है, इस शिल्प को वो जान गए थे। कौन? राजा राधिका रमन सिंह। इसलिए वो अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानी सिद्ध हुए। और इनकी कहानियों की जो विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, वो आकर्षक शीर्षक है, सुगठित वस्तु विन्यास है, उपयुक्त कथोपकथन इन्होंने अपनी कहानियों में लिए हैं, कुतूहल है, स्वाभाविक चरित्र चित्रण है, मार्मिक भाव व्यंजना है, उद्देश्यपूर्ण संवेदना आदि एक साथ इन्होंने अपनी कहानियों में समाहित किया है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आज की कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। किरण है, किरण जो कि कहानी की नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री है। फिर इसमें दूसरा पात्र है नरेंद्र है, किरण का पति है। योगेश्वर जो पात्र हैं वो नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता हैं। यह कहानी 3 ही पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। अब पहले हम देख लेते हैं राजा राधिका रमन सिंह ने के कहानी संग्रह इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं। कुसुमांजलि है, अपना पराया, गांधी टोपी 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, धर्मधुरी। फिर इनकी जो चर्चित कहानियां हैं फ्रेंड्स, बता दूं आपको, कहानी संग्रह अलग हैं, चर्चित कहानियां अलग हैं। ठीक है, कहानी संग्रह जो होती है उनमें और कई भी कहानियां ऐड रहती हैं। तो इनकी पहले चर्चित कहानियां देख लेते हैं। सावनी क्षमा है 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, नारी क्या एक पहेली 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, देव और दानव का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी ही है, धर्म और मर्म का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है, अबला क्या ऐसे सबला 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई, बिखरे मोती का भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी में हुआ है। फिर इनके कुछ उपन्यास हैं, इनके उपन्यासों को भी देख लेते हैं। राम रहीम 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, सूरदास का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है, पूरब और पश्चिम का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है, चुंबन और चाटा का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिर बात करते हैं इनके नाटकों की। तो इन्होंने नाटक लिखे हैं, नए रिफार्मर या नवीन सुधारक के नाम से 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, धर्म की धुरी का प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी है, अपना पराया का प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है, और नज़र बदली बदल गए नजारे का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है संस्मरण, और इनके संस्मरण एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सावनी सभा है, टूटा तारा ये भी इंपॉर्टेंट है, सूरदास इन्होंने 3 संस्मरण लिखे हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपनी आज की कहानी की। तो इस कहानी का जो वर्ण विषय है, इस कहानी का प्रारंभ जो है वो बेहद आकर्षक और अंत सुखद अथवा मार्मिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है, और यह कहानी जो है वासना और प्रेम के भेद को स्पष्ट करती है।
यह कहानी स्त्री की सामाजिक स्थिति का चित्रण करती है और इस कहानी को प्रकृति के माध्यम से कहानी में प्रकृति के माध्यम से प्रेम को उजागर किया गया है, ऐसा देखने को मिलता है। कुछ तथ्य है जो मैं आपसे बताना चाहूँगी। यह कहानी जो है स्त्री की स्थिति स्वतः जाहिर करती है। यह कहानी पुरुषों के आकर्षण में खोए रहने की कमजोरी का भी चित्रण करती है, क्योंकि किस तरह नरेंद्र अपनी पत्नी किरण से इतना प्रेम करते हुए भी वासना में लिप्त हो जाता है, एक किन्नरी के चक्कर में अपनी पत्नी के सारे गहने बेचकर वो उसको दे देता है बहाने बना बना करके। तो यह हमें देखने को मिलता है कि वासना और प्रेम में भेद हो जाता है। जहाँ किरण को वो अत्यधिक प्रेम करता था, आज वहीं उस किन्नरी के चक्कर में पड़ के अपने उस प्रेम को भूल गया है। और क्या देखने को मिलता है कि नरेंद्र विवाह के बाद उस किन्नरी पर मोहित हो जाता है। किरण के सारे गहने बहाने बनाकर चोरी उस किन्नरी को दे देता है। एक दिन किरण को इस बात का पता चलता है। नरेंद्र सोचता है कि किरण इस बात से अवगत नहीं है कि वो उसके गहने कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उसे जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और इस कारण वो दुनिया से चल बसती है। इस समय तक केवल किरण के पास 2 कंगन ही बचे थे जो उसने अपने कानों में पहन रखे थे। यानी लेखक ने कानों में कंगना जो शीर्षक लिया है वो इसी पर है, इसी पर आश्रित है। कहानी की शुरुआत में ही हमें यह देखने को मिलता है कि नरेंद्र किरण से पूछता भी है कि तुमने कानों में कंगन क्यों पहने हैं। किरण कानों में कंगन इसलिए पहन रखती है कि ताकि नरेंद्र यह भी उससे छीन न ले और ले जाकर उस किन्नरी को न दे दे। किरण की मृत्यु उपरांत नरेंद्र को बहुत आत्मग्लानि होती है और उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो हमने देखा आज यह कहानी कानों में कंगना, जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे फ्रेंड्स मैंने ले लिए हैं यहाँ से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।